बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 8.3। 8.3 एक्सरसाइज में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उसी के रेफरेंस से आपकी 90 से 95% एक्सरसाइज सॉल्व होती है। कुछ चीज़ें उसमें समझने वाली हैं। आप लोग पेज नंबर 174 ओपन कर लें। कल की क्लास जो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि आप 174 और 175 पेज को रीड आउट करके लाएं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे और आपको समझने में आसानी हो। एक थ्योरम है, अब इसमें हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 और वो को प्लेनर हैं, यानी कि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं, तो क्या कर रही हैं कि एक जो लाइन L1 है वो लेट से अल्फ़ा एंगल बना रही है और जो दूसरी लाइन है वो एंगल बीटा बना रही है। ये एंगल क्लियर हो गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ऊपर को मैंने थीटा लगा दिया और इसी तरह यहाँ पे भी नीचे थीटा लगा दिया। अब इसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे हम उस फार्मूले को सिर्फ रीड आउट करेंगे। जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन होगा तो उसमें वहाँ पे ये दोबारा से ये फार्मूले जब यूटिलाइज होंगे तो हम उनको वहाँ पे मेमोराइज करने का जो आसान तरीका होगा उसको रिवाइज करेंगे। अब लेट्स से लाइन जो 1 है उसका स्लोप m1 है, लाइन 2 जो है उसका स्लोप लेट्स से m2 है। तो जो हमारे पास थ्योरम बनता है वो ये है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप यूटिलाइज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। हमारा जो काम है वो इस फार्मूले के साथ है। आप इसको m1 m2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m1 पहले लिखें या m2 पहले लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये जो अल्फ़ा एंगल है ना, ये अल्फ़ा एंगल किसकी इक्वल है, सम ऑफ बीटा एंगल प्लस थीटा। ये जो कंप्लीट अल्फ़ा है दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको आइडिया है, जिस तरह आप x की वैल्यू निकालते थे तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये जो बीटा की वैल्यू होगी ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, tan अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग tan बोथ साइड, यानी कि लाइक दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये tan थीटा ही रहेगा और जो राइट साइड है ये tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो उस फार्मूले को हम लिखते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब इनको, ये जो tan अल्फा है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं m2, tan बीटा की जगह पे m1 ओवर 1 प्लस m1 और m2। उसकी रीज़न ये है कि ये जो अल्फ़ा एंगल लाइन बना रही है इसका स्लोप है tan अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा क्या चीज़ होती है, स्लोप होता है। इसको अगर मैं m2 का नाम दे देता हूँ, यानी कि दूसरी स्लोप है, और जो tan बीटा वाली m1 स्लोप का नाम दे देता हूँ, तो क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि m इज़ इक्वल टू होता है tan अल्फ़ा या tan थीटा, कोई भी एंगल। अब हमने अपनी तरफ से इनको m1 m2 नाम दिए हुए थे, तो उस हवाले से मैंने उनकी जगह पे स्लोप्स लिख दिया और यही हमारे पास क्या बन जाता है, tan थीटा का फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि दो लाइंस के दरमियान अगर हमें एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे तो हम क्या करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे इस डायग्राम में लिख भी देता हूँ कि जो एंगल्स की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप देख भी सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट द क्लॉक होगी। इसी तरह नीचे से भी अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर कहीं जो कि क्वेश्चन में यूटिलाइज भी होगा आंसर नेगेटिव आ जाता है, मतलब वो क्लॉकवाइज अगर एंगल कोई आ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। आई होप इट ओके, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक जगह पे चैप्टर 6 में एंगल्स के हवाले से बात की थी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो उसको कैसे लेते हैं और अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह आपने ये चीज़ याद रखनी है। जब हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई एंगल इसके बरअक्स आ जाता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे हमने डिराइव किया है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 1। आपको दो स्लोप्स दे दी गई हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। इफ है, इफ के बाद ये आपको डाटा जो है वो गिवन है। अब ये जो पहली स्लोप है L1 की, इसको हम लेट से कह देते हैं कि ये M1 है, हमने 0 की इक्वल रख दिया। और ये जो दूसरी लाइन है इसका स्लोप को हम M2 कह देते हैं और इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब फार्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। अब आपके पास इस तरह आप दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जो इसमें रिक्वायर्ड डाटा है वो ये दो चीज़ें हैं, M1 और M2 स्लोप्स की वैल्यू, और वो आपको उसने दे दी है कि स्लोप ऑफ लाइन 1 उसको हमने M से डिनोट कर दिया क्योंकि स्लोप्स को हम M लिखते हैं। तो पहली लाइन है तो इस वजह से उसको हम M1 कहेंगे, दूसरी लाइन है तो उसका स्लोप M2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो इधर से हमारे पास एंगल निकल आएगा। M2 किसकी इक्वल है, 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस M2 की वैल्यू 1 और M1 की वैल्यू 0, या आप इनको M2 M1 या M1 M2 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको आपने मेमोराइज करना है क्योंकि 5 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 5। नीचे चूंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, अगर आप इसको M1 M2 प्लस 1 लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह भी कोई फर्क नहीं है, और अगर इनकी जो मल्टीपल्स के साइन हैं इनको भी आप इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ऊपर जो वैल्यू है उससे फर्क पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केसेस में क्या होगा, 5 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 5। अब फाइंड आउट करते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 1। अब 1 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। हमें सिर्फ एंगल थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 1। अब आप कैलकुलेटर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि शिफ्ट tan 1 किसकी इक्वल होगा, तो वो इक्वल होता है 45 डिग्री। यानी कि इन दो जो लाइंस हैं इनके दरमियान 45 का एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था दो लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करने का तरीका। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी चीज़ें। हम इसके इसी तरह नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कोई इनमें चेंजिंग्स आती है या नहीं। लेट्स से सेकंड पार्ट है स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू माइनस 0.5। अब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई है एक और दूसरा पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। दूसरी क्या है, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 4.5। सेम विद द प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इसको हम M1 का नाम दे देते हैं माइनस 0.5, और जो दूसरी स्लोप है इसको हम M2 का नाम दे देते हैं 4.5। फार्मूला अप्लाई करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। आपके पास जो अननोन वैल्यूज हैं वो दो हैं, स्लोप्स की वैल्यूज हैं वो दोनों आपके पास मौजूद हैं। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, M2
4.5 माइनस इंटू नेगेटिव ऑफ 0.5 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2। तो यहां तक जस्ट क्या है, हमने सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। अब ऊपर जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप क्या कर लें, कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें। 4.5 माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये 5.0 या 5 के इक्वल बन जाएगा। और नीचे क्या है, आपने सबसे पहले तो 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, आपका आंसर आ रहा है 2.25। 1 माइनस 2.25। आई होप यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके अंदर से आपने 1 को माइनस करना है। द आंसर इज 1.25। और ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव की होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है ये 2.25 नेगेटिव है, तो साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एंगल को फाइंड आउट करना है। तो दो तरीके हैं, आप पहले इनको डिवीजन कर लें और फिर एंगल फाइंड आउट कर लें, या आप डायरेक्ट tan को दूसरी साइड पे लेके tan इनवर्स फाइंड आउट कर लें। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडिंग बाय 1.25। आंसर क्या आ रहा है आपका, 4 के इक्वल आ रहा है, यानी -4। अब आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -4। तो कैलकुलेटर से आप कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट tan -4, तो ये आपका जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है -76। आपने साइन समेत इसको फाइंड आउट करना है। तो ये -76 डिग्री आ गया। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको स्टार लगा दिया, और आपका जो पेज है फर्स्ट वाला मैं उस पे चला गया हूँ। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एंगल पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया, ये एंगल आ गया हमारा इस क्वेश्चन में नेगेटिव, यानी कि ये एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है। हमारा ये आंसर नहीं है, हमने इसको पॉजिटिव ही बनाना है, ये नेगेटिव है। मीन्स अगर ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो ये इधर से कहीं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, नेगेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने अगर लेट से मैं ये कहता हूं कि ये 76 है, तो आपको तो पॉजिटिव चाहिए ना। अब ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग एंगल बना हुआ है। अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो जिस तरह हमने 6 चैप्टर के अंदर उसको देखा था कि एंगल को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते थे, 180 के अंदर से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। तो अब ये जो कंप्लीट लाइन है ना, कंप्लीट लाइन के ऊपर जो एंगल है वो क्या होता है, 180। तो 180 में से अगर आप 76 को माइनस कर देंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव वाला एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, वो आपको मिल जाएगा। वो किसकी इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 104। तो ये इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आंसर को नेगेटिव में नहीं रखेंगे। यहाँ से इसको एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल जो हैं वो लेट से tan थीटा इज इक्वल टू -4 है, तो थीटा एंगल क्या होगा। अब उसमें -76 लिखा हो, प्लस का 76 लिखा हो, 180 लिखा हो और 104 लिखा हो, तो एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 104 होगा। तो आई होप आपको इस जो फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा, और उसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नेगेटिव आएगा तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव कैसे बनाना है उसके लिए ये लाइन है। तो आप एंगल को क्या कर लेंगे, 180 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसका इसी तरह तीसरा जो पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या फ़र्क है कि L1 जो स्लोप ऑफ लाइन 1 है वो tan 45 है,
तो आप निकाल सकते हैं tan 45 को, वो कैलकुलेटर से निकाल लें, यानी कि वो 1 है। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उसने वैल्यू डायरेक्ट की जगह पे tan की फॉर्म में दे दी। और इसी तरह जो लाइन 2 है उसका जो स्लोप है वो tan 135 है। सेम आप tan 135 कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, लेट से वो आती है -1 आती है या -2 आती है, तो वो आपका दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा। उससे आपका फिर आगे सिमिलरली इसी फार्मूले से आप उनका जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने दो लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड आउट किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि पहले के रेफरेंस से उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं जी, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 इफ। अगर आप इसमें डाटा देखें तो इसमें 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। लाइन 1 जो है उसको एक कंप्लीट लाइन बना के नहीं दिया हुआ, उसके पॉइंट्स दे दिए गए हैं। और इसी तरह जो दूसरी लाइन है वो ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे दिए हैं, उनकी भी स्लोप नहीं दी हुई। तो हमारा मेन काम इस फार्मूले में क्या है, स्लोप का है। तो हम पहली जो लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो लाइन 1 है, इसके हमारे पास पॉइंट हैं 2 और 0 और 5 और 0। और जो मेरी लाइन 2 है उसके मेरे पास पॉइंट्स हैं 2 और 0 और 5 और 5। तो अब मेरा जो फार्मूला है एंगल निकालने के लिए वो तो स्लोप के रेलिवेंट है। यहां पे मेरे पास लाइंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले शिफ्ट करूंगा इनको स्लोप्स की फॉर्म में। लेट्स से इसको हम m1 का नाम दे देते हैं कि जो लाइन 1 है उसका स्लोप हमारे पास m1 की इक्वल है। y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, 0 ओवर 100 हो 1000 हो व्हाट्सोएवर, आंसर आपका 0 ही आएगा। और 100 ओवर 0 होगा तो वो आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा। वो 1 ओवर 0 हो, वो 100 ओवर 0 हो, 1000 ओवर 0 हो, सारे का आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये हमारे पास जो पहली लाइन है उसका हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अब सेम केस पे हम जाएंगे, लाइन 2 का स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास बन रहा है 5 डिवाइडिंग बाई 3। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो दोनों चीज़ें हमारे पास पूरी हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए थी, स्लोप चाहिए था, वो मेरे पास स्लोप्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ m2। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जो सेकंड स्लोप है उसको पहले आना है। आगे जाके अगर हमारे पास स्लोप्स 3 आएंगी तो आपके जहन में होना चाहिए कि वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, अगर आपको ये अच्छे से याद होगा तो वो भी आप मेमोराइज कर लेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2। तो इसको अब सॉल्यूशन बनाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 ओवर 1 प्लस 0। यहाँ पे 0 वैल्यू है। अब 0 वैल्यू किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगे, आंसर क्या देगी, 0 देगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही रहेगा। अब 5/3 है, 5/3 को किसी के साथ 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 0 आंसर 1। 5/3 डिवाइडिंग बाय 1 करेंगे तो वो 5/3 ही रहेगा। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एंगल की वैल्यू चाहिए। तो वो किसकी इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। तो फाइंड आउट करते हैं जी, एंगल क्या आ रहा है, tan 5 डिवाइडिंग बाय 3, द आंसर इज 59। तो ये आपके पास जो इन दो लाइंस के दरमियान एंगल है वो आ रहा है 59 डिग्री। अब ये पॉजिटिव है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये नेगेटिव आता तो हम वही प्रीवियस जो पार्ट है उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करते, और वो क्या था कि उसको 180 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये था हमारा लाइंस का केस कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट लाइंस आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक पार्ट इनका और सॉल्व कर लेते हैं और एक दो पार्ट मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे दूंगा। इसका सेकेंड पार्ट, अब इनमें चेंजिंग्स क्या होगी, फाइंड आउट तो वही आपके पास लाइन 1 और लाइन 2 की ज्वाइंस ही हैं।
सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में फ़र्क आएगा। सिंप्लीफिकेशन में कैसे, जब आप m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पे लेट से कोई लंबी चौड़ी एलसीएम आ जाता है तो वो सोल्यूशन होगा, बाकी इसमें कोई चेंज इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दूसरे पार्ट को भी हम लिखते हैं। जो पहली लाइन है उसके जो ज्वाइनिंग पॉइंट हैं वो हैं -2 और 1 और 3 और 4, और इसी तरह जो हमारे पास लाइन 2 है इसके जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं वो हैं -1 और पॉजिटिव का 3 और 4 एंड 8। तो ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इनका हम पहले क्या निकालेंगे, हमारा मेन काम है स्लोप्स के साथ। हम इसका पहला स्लोप निकालेंगे m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप्स में हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, नेगेटिव पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो आई होप कि आपको क्लियर होंगे। तो 4 माइनस 1 आंसर इज 3/5। तो ये आ गया हमारे पास पहला स्लोप। अब आते हैं अपने दूसरे स्लोप की तरफ, और फिर जो मेन मकसद है हमारा वो ये देखना है कि क्या जो सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूले में वहाँ पे कोई चेंजिंग्स तो नहीं है फार्मूले के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर या सिंप्लीफिकेशन के अंदर। 8 माइनस 3/4 प्लस 1। द आंसर ऑफ m2 इज 5 डिवाइडिंग बाय 5। तो m2 की वैल्यू आ गई है 1। यहाँ तक तो एक में फ्रैक्शन है, एक सादा स्लोप आ गई है। फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2। तो m2 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 3/5 ओवर 1 प्लस 3/5 एंड 1। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या है कि फ्रैक्शंस हैं। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली 1 माइनस 3 कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे। हालांकि ये 1 जो है ये अलग चीज़ है, इसका उस वैल्यू के दरमियान में, इन दो के दरमियान में एक नेगेटिव का साइन है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो बाय एलसीएम होगा। 5 एलसीएम, ऊपर आएगा 5 और -3। ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या लेना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। ये दरमियान वाली, चूंकि यहाँ पे दो लाइनें हो गई हैं तो हम जो ये इनके सेंटर वाली लाइन है इसको डॉटेड कर दें या लंबी लाइन कर दें ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है या नीचे वाली वैल्यू कौन सी है। अब इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसमें भी 5 एलसीएम होगा। 5 प्लस 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। 5 एलसीएम, 1 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 5 1 ज़र 5 प्लस 3। अब एक तो चीज़ ये है कि 5 और 5 कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 2/8। ये जो वैल्यू है ये 5 और 5 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे कैंसल आउट होते हैं तो ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू 5 माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 5 यानी कि 2/5, और उसके साथ ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है लाइक दैट कि ये 8/5 है। अब आपको पता है, आप चौथे चैप्टर में भी इस स्टेप को करते हैं क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए, और छोटी क्लासेस में भी ये है कि डिवीजन से जब आप मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वैल्यूज़ इन्वर्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो इन्वर्ट होगी। देखें 5 और 5 अब आपस में कैंसल, रिमेनिंग जो वैल्यू है वो 2/8 है। तो दोनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आपको जो चीज़ आसान लगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 डिवाइडिंग बाई 4 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे इसको काटने के बाद 1 को ही भूल जाते हैं, सिर्फ 4 कर देते हैं। अब ये टेबल से कैंसल आउट हो गया, बट यहाँ पे 1 रहेगा, लाइक 5/5 पीछे 1 वैल्यू रहती है, जिस तरह यहाँ पे है तो अब यहाँ पे 1 रहेगा, वो आल्दो के 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 8 1 ज़र 8 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1/4 की वैल्यू निकाल लेंगे। शिफ्ट tan 1 डिवाइडिंग बाई 4, द आंसर इज 14 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया आपके पास, 14 डिग्री।
यानी कि दो लाइंस के दरमियान L1 और L2 अगर उनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये हों तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 14 डिग्री आएगा। तो आई होप कि ये जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिफरेंट चीज़ क्या है कि इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सिर्फ ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए जाएं और हमें लाइंस के स्लोप्स निकालने हों तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके जो दो पार्ट हैं, 3, 4 और 5, सॉरी 3 पार्ट, इनमें से कोई से दो आप एज असाइनमेंट के तौर पे खुद करेंगे तो आपको लाइंस वाले जो केसेस होंगे उनका जो एंगल है वो फाइंड आउट करना आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने एक पार्ट लीव किया है, सेकंड में से 3 में से आप कोई से 2 सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अब केस जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें तो उसमें 3 स्लोप्स हैं। अब इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है कि अगर तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास कोई 4 पॉइंट्स दिए जाएं, 4 स्लोप्स दिए जाएं, SLO बेस्ड क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, अगर आपकी बुक में वो ना हो तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर डायरेक्टली आपको अगर 3 से समझ आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसमें क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, स्लोप ऑफ AB 0 के इक्वल है, स्लोप ऑफ BC -1 के इक्वल है और स्लोप ऑफ AC 1 के इक्वल है। अब यानी कि यहां पे किस चीज की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनको फाइंड आउट करना है। एक हमारे पास एक हम डायग्राम बना लेते हैं, इसकी ट्रायंगल एक रफ बना लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से पॉइंट्स ड्रा करके उनको देखते हैं कि ये कैसे इनकी हम इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना दी है। अब इसके कोई भी मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, लेट्स से A, B और C। अब स्लोप आपको गिवन है कि AB का जो स्लोप है, सपोज इसको हम M1 का नाम दे देते हैं, वो 0 के इक्वल है। जो BC का स्लोप है इसको हम M2 का नाम दे देते हैं जो कि -1 के इक्वल है। और AC का जो स्लोप है इसको हम M3 का नाम दे देते हैं जो कि 1 के इक्वल है। आपने इनके 3 इंटीरियर जो एंगल्स हैं, एक यहां पे होगा, एक यहां पे और एक यहां पे, वो फाइंड आउट करना है। बट फार्मूला यहां पे बदलेगा। अगर मैं AC और AB लाइन के दरमियान वाला एंगल निकालूंगा तो इनकी तो स्लोप M3 और M1 है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तो फार्मूला पढ़ा है M2 - M1 से रेलिवेंट, तो यहाँ पे M3 आ गया तो आप उसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने जो एंगल्स की डायरेक्शन लगानी है वो एंटी क्लॉकवाइज लगानी है। ये पहला, सपोज θ1 मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। इसी तरह आप इसको θ2 कर दें एंटी क्लॉकवाइज, और सेम आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये हमारे पास θ3 आ गया। मैंने अपनी तरफ से इनको स्लोप्स के भी M1, M2, M3 कह दिया, और इसी तरह इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये तीनों मैंने फाइंड आउट करने हैं। जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि पहले मैं फाइंड आउट करता हूं θ1। अब आपका फार्मूला कौन सा है, M2 - M1, यहां पे आ गए M3। तो कैसे लिखेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि M3 को पहले लिखना है या M1 को पहले लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉरवर्ड माइनस जो बैकवर्ड स्लोप होगी उसको हम लिखेंगे। आप इस तरह भी इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ये एंगल है ना, ये AC और AB के दरमियान है। तो एक तो इस स्लोप की बात होगी, एक इस स्लोप की बात होगी। M2 से हमारा फिलहाल इस एंगल के लिए कंसर्न नहीं है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप क्या करेंगे, जहां पे एरो आएगा वो वाली स्लोप आपने पहले लिखनी है। अगर आप M1 को पहले लिख देंगे तो वो फिर आंसर में क्या आएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जहां पे एरो आएगा उस स्लोप की वैल्यू को आपने पहले लिखना है। यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझने वाला जो था। तो अब आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं,
m3 की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपके पास m1 की भी वैल्यू मौजूद है। 1 माइनस 0 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 और 0। तो थीटा 1 किसकी इक्वल है जी? 1/1। सॉरी यहाँ पे 10 भी है, अभी हमने शिफ्ट नहीं किया उसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा 1 हमारे पास क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स थीटा 1 क्या है? 45 डिग्री है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो इस जगह पे था कि हमने कौन सी स्लोप जो है वो पहले लिखनी है। वो आपको बता दिए कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, या जहाँ पे इस एरो का हेड होगा वो स्लोप पहले आ जाएगी और जहाँ पे उसकी टेल होगी वो स्लोप बाद में आएगी। अब इसी तरह अगर आपको, अब देखें इसी तरह फार्मूला यहाँ पे कैसे बदलेगा। अगर मैं tan थीटा 3 को फाइंड आउट करूँगा, अब आपने तो फार्मूला किस तरह याद किया हुआ है, अब इसमें ऑल दो स्लोप्स तो वही हैं, m1 और m2 ही हैं, लेकिन अब इसमें हम 3 एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूले में चेंजिंग होगी यहाँ पे क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड माइनस प्रीवियस स्लोप, तो वो ये चीज बनेगी। ठीक है, तो m1 अब यहां पे पहले क्यों आई है? क्योंकि जहां पे एरो आ रहा है वो वाली स्लोप मैंने पहले लिखनी है, तो तब मेरे साइन का जो प्रॉब्लम आएगा वो नहीं आएगा। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। तो ये हमारे पास थीटा 3 के लिए ये वैल्यू है, आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद खुद से फाइंड आउट करेंगे। और सेम जो tan थीटा 2 है, अब ये जो थीटा 2 एंगल है ये इन दो के दरमियान है, m3 और m2 के दरमियान है। तो फॉरवर्ड माइनस रिवर्स या जहां पे टेल आएगी तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? m2 माइनस m3 बनेगा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m2 एंड m3। तो ये दो जो हैं इसके एंगल आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। आपके पास इनके अंदर जो भी वैल्यूज यूज हो रही हैं, m2, m3, m1 तीनों स्लोप्स की वैल्यू मौजूद है, आप इनके एंगल्स को खुद से फाइंड आउट करेंगे। दिस इज योर असाइनमेंट। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को लेना आ गया है और इस फार्मूले को लिखना आ गया उसके स्लोप्स के अकॉर्डिंग, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो जाता है। अगर आप 5 को भी देखें तो उसमें भी इंटीरियर एंगल्स ऑफ द एक्स वाई जी हैं। अब आपकी जो होम असाइनमेंट है वो क्या है? तीसरे का इन बाकी 3 में से कोई एक पार्ट आपने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का कोई से एक पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चेंज है? सिर्फ उनके नाम चेंज हैं, एक्स वाई जेड कर दिए हैं। और 3 में क्या है? स्लोप्स उन साइड्स के दे दिए हैं। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पॉइंट्स हैं, आपने कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना है और फिर आपने एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो 3 और 5 को एक दूसरे के साथ आप सर्कल कर लें ताकि आपको आइडिया भी रहे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 से 95% सिमिलर हैं। मज़ीद हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करवाऊंगा अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आई, बट आपने घर में उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 2 लाइंस के दरमियान का जो फार्मूला था वो ये वाला, हमने इसको फाइंड आउट किया, लाइंस ड्रा की, कौन सा एंगल कैसे फाइंड आउट करना है उसको हमने देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली स्लोप्स की वैल्यू थी, हमने उसको फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें सिर्फ लाइंस दी हुई थी, हमने उनके स्लोप्स निकाले पहले और फिर फार्मूला यूटिलाइज किया। और जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, किस हवाले से कि उसमें हमारे पास 3 स्लोप्स थी। तो क्योंकि एक ट्राइंगल की बात हो रही थी तो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, उसके एंगल्स को डिफाइन किया है कि कैसे हम उनको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को कैसे चेंज करते हैं। ये इसके साथ मैंने स्टार भी लगा दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके जो हिंट्स हैं ये साथ आप अपने नोट्स में लिख लेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। जहाँ पे एरो आएगा वो स्लोप पहले आ जाएगी, जहाँ पे टेल होगी वो बाद में आएगी। So this was all from my side for today class. See you in the next class. I hope you will do your assignment at home. Allah Hafiz.